पापा, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ भी बाकी नहीं रहा। फैक्ट्री में आग लग गई और उसके अंदर कुछ मजदूर भी जलकर मर गए। आग हमारी गलती की वजह से लगी, इसलिए उसका इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं होगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। बेटा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा। तू बेकार ही परेशान हो रहा है। परेशान नहीं हूं तो क्या करूं? बचपन से लेकर आज तक आपको सिर्फ स्ट्रगल करते हुए देखा है। आज जब किस्मत ने साथ दिया तो पिछले 6-7 सालों से हमारी फैक्ट्री अच्छी तरह से चल रही थी, और अब ये मुसीबत। मुझे तो डर है कि कहीं फैक्ट्री की जमीन भी नीलाम ना हो जाए। शुभ शुभ बोल बेटा, क्यों परेशान हो रहा है? फैक्ट्री दोबारा शुरू होगी। तुझे पैसे की जरूरत है तो गांव में हमारी जमीन है, उसे बेच दे। कहते हुए उन्होंने कुछ जमीन के पेपर अपने बेटे की तरफ बढ़ाए, मगर तुरंत ही रवि जी उन पेपर को सुधा जी के हाथों से ले लिए और गुस्से में बोले, सुधा, तुमसे कितनी बार कहा है कि उस जमीन के बारे में भूल जाओ। वो जमीन हमारी किस्मत में नहीं थी। जब से उस जमीन का सौदा हुआ तब से वो मुसीबत हमारे घर में डेरा डाल कर बैठी है। जैसे तैसे अपने बेटे को उस जमीन से दूर लाकर यहाँ शहर में बसाया, और तुम अब वापस उस जमीन के बारे में बात कर रही हो। मुझे तो लगता है सारी मुसीबत की जड़ वो जमीन है। उसे बेच देते हैं। मेरे बेटे की फैक्ट्री बन जाएगी और उसे जमीन से छुटकारा भी मिल जाएगा। खुद को मुसीबत से निकालने के लिए क्यों दूसरे को मुसीबत में डालना चाहती हो? आप जो भी समझे वो समझते रहिए, मगर अब ये जमीन बिक के ही रहेगी। खुद को मुसीबत से निकालने के लिए दूसरे को मुसीबत में क्यों डालना चाहती हो? कहते हुए उन्होंने जमीन के पेपर अपने बेटे को दिए। विवेक ने पूरी जमीन के पेपर की स्टडी की और बोला, माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है और हम लोग इतनी मुसीबत से जिंदगी निकाल रहे हैं। ये जमीन तो हाईवे पर है, इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। कल ही ब्रोकर को बोलकर इसे बेचने का इंतजाम करता हूँ। कहता हुआ वो जमीन के कागजात को लेकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जैसे ही वो जमीन को बेचने के लिए ब्रोकर से मिलने के लिए जाने लगा, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी का फ्रंट कांच टूट गया, जिसकी वजह से उसके सिर में भी चोट लगी। उसके खून की कुछ बूंदें उस जमीन के पेपर पर गिर गई। जैसे ही खून उस पेपर पर गिरा, उस पर लिखे हुए शब्दों में हलचल मच गई। अपने बेटे के एक्सीडेंट की खबर सुनकर रवि जी गुस्से में अपनी पत्नी से बोले, देखा, तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। वो जमीन के पेपर ही जब विवेक के साथ थे तो उसका एक्सीडेंट हो गया। सोचो वो जमीन के पास पहुंचेगा तो क्या होगा। आपके मन में भी भ्रम कुछ ज्यादा ही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्द ही हमें उस जमीन से छुटकारा मिल जाएगा। फर्स्ट एड करने के बाद विवेक ब्रोकर के साथ उस जमीन पर पहुंचा। हाईवे से लगे होने के बावजूद वो जमीन इतनी सुनसान थी कि मानो किसी ने बरसों से उस पर एक पैर भी नहीं रखा हो। आसपास की जमीन हरियाली थी, मगर वो पूरी तरह से सूखी थी। सूखे पेड़ उस जमीन को और भयावह बना रहे थे। जैसे ही विवेक और ब्रोकर दोनों वहां पर पहुंचे, तेज हवाएं चलने लगी। हवाओं के साथ सूखी जमीन की धूल भी उन लोगों की आंखों में घुस गई। विवेक ने खुद को धूल से बचाने के लिए अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, तो जमीन के वो पेपर उसके हाथ से छूट गए। वो पेपर अब हवा के कारण लोगों के आसपास घूम रहे थे। केवल उसी जमीन पर ही ये सारी हलचल हो रही थी। आसपास किसी और जमीन पर कोई हलचल नहीं थी। ये देखकर ब्रोकर विवेक वहां पर अकेला छोड़कर भाग गया। विवेक ने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की, मगर ब्रोकर नहीं रुका। विवेक भी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर किसी ने पकड़ लिए हो। वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। हवा का एक भंवरा आया और विवेक उसमें गोल गोल घूमने लगा। तभी वहां पर रवि जी आए और उन्होंने विवेक की तरफ एक तावीज फेंका। जैसे ही वो तावीज विवेक के हाथों में गया, ये बवंडर रुक गया और विवेक जमीन पर खड़ा था। पापा, ये सब क्या है? अभी जो कुछ मैंने देखा वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, कहते हैं कि जमीन को श्राप मिला हुआ है। राजा महाराजाओं के जमाने में यहाँ पर लोगों को सजा के तौर पर जिंदा पल पल तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता था। उन्हें भोजन पानी तक नहीं देते थे और उनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े छोड़ दिए जाते थे। इसलिए उन लोगों की मौत की वजह से इस जगह को श्राप मिला है। ये कभी भी पल्लवित नहीं होगी और ना ही इसका स्वामी कभी फल फूल पाएगा। तुम्हारी तरह मैं भी इस बात को नहीं मानता था, मगर अब देखो,
तुम्हें यकीन हो गया है ना? ऐसे ही जमीन ने मुझे भी एहसास कराया था। भूल जाओ बेटा कि हमारे पास कभी ये जमीन थी भी। चलो चलो यहाँ से। पापा, आपकी बात सुनने के बाद तो मुझे इस जमीन से और भी ज्यादा लगाव हो गया है। यहाँ पर कई ऐसे लोगों की आत्मा भटक रही होगी जिन्होंने कभी कोई बुरा कर्म किया होगा, मगर राजा महाराजाओं की मर्जी के कारण उन्हें बुरी मौत की सजा मिली। अब मैं उन सभी आत्माओं की शांति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। उन आत्माओं की शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो तो बनारस जाकर ही पता चलेगा। मैं आज ही गुरुजी से बात कर लूंगा। विवेक तुरंत बनारस के लिए निकलने ही वाला था कि रास्ते में उसकी मुलाकात गुरुजी से हो गई। गुरुजी, अचानक से आप यहाँ कैसे? बेटा, तुम्हारी कुंडली के हिसाब से वर्तमान का समय तुम्हारे लिए बहुत ही कष्टप्रद है। जैसे ही मुझे इस बात का ज्ञान हुआ, मैं तुरंत तुम्हारे कष्टों से मुक्ति के लिए यहाँ आ गया। हम लोग कल ही तुम्हारी कुंडली के दोषों की शांति के लिए विशेष पूजा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। क्या आपने मुझे अपना समझकर इतनी दूर तक आने का कष्ट किया, मगर मेरे कासन के पहले तो आपको किसी और के कष्ट का निवारण करना होगा। किसके कष्टों की बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी के पूछने पर विवेक और रवि ने शुरू से लेकर आज तक की सारी कहानी सुना दी। बेटा, वर्ष पुरानी भटकती हुई आत्मा को उस जगह से मुक्ति दिलाना थोड़ा असंभव सा है, मगर तुम्हारा मन है तो हम ये काम जरूर करेंगे। सबसे पहले हमें उन सभी का विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। उसके बाद उनकी आत्माओं की शांति के लिए विशेष पूजा। मगर जिस हिसाब से तुम लोग बता रहे हो, वो आत्माएं हिंसक है, अपना अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। शायद ईश्वर की प्रेरणा से ही आप यहाँ तक आए हैं। कोई तो रास्ता होगा जो इस कष्ट से उन लोगों को मुक्ति दिलाए। गुरुजी कुछ देर तक ज्ञान की मुद्रा में बैठे रहे, फिर उन्होंने आंखें खोलकर बताया, उन सब लोगों की मौत वहीं हुई है तो उन लोगों की हड्डियां उस जमीन के भीतर ही दफन है, मगर वहां से उन लोगों के कंकाल निकालते वक्त वो आत्माएं हमें बहुत परेशान कर सकती हैं। इसलिए पहले विशेष साधना से हम लोग हमारी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। कहते हुए गुरुजी ने तुरंत एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उसे पूजा के बाद उन्होंने एक अभिमंत्रित कलावा रवि और विवेक के हाथों में बांध दिया। इस सुरक्षा धागे के बाद अब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, मगर अब तुम्हें ही वहां पर खुदाई करके उन सबके कंकाल को निकालना होगा और फिर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। अगर इस पूरे कार्य को अंजाम देने के लिए तुम्हारे पास केवल 24 घंटे का वक्त है, इसलिए दिन और रात बिना रुके तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। गुरुजी की बात सुनकर विवेक ने रवि की तरफ देखा और रवि ने हाँ में गर्दन हिलाई। रवि और विवेक उस जमीन पर पहुंचकर वहां खुदाई करने लगे, मगर जैसे ही उन्होंने खुदाई चालू की, आत्माएं वहां पर आसपास भटकने लगी और उन लोगों को परेशान करने लगी। मगर उन लोगों के पास सुरक्षा कवच था, इसलिए आत्माएं उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। वे लोग लगातार खुदाई कर रहे थे। देखते ही देखते वहां हड्डियों का ढेर लग गया, मगर कभी भी बहुत काम बाकी था। 18 घंटे बीत चुके थे। बेटा, तुम लोगों के पास अब सिर्फ 4 घंटे का वक्त बचा है। इन सब का अंतिम संस्कार भी करना है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अब कुछ कंकाल और शेष हैं। उन लोगों ने और खुदाई करके सारे कंकाल निकाले। तब तक गुरुजी ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी। सभी कंकालों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन करने के बाद वहीं पर गंगा किनारे उन आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान करवाया। देखते ही देखते उस जमीन से कई सारे काले साए बाहर निकल रहे थे। उन सभी को मुक्ति मिल गई और वो जमीन श्राप से मुक्त हो गई। दूसरी तरफ विवेक की किस्मत भी चमकने लगी। इंश्योरेंस कंपनी ने उसका दावा स्वीकार कर लिया था और उसका जो भी नुकसान हुआ था उसकी पूरी भरपाई कर दी गई। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने के बाद विवेक ने अपनी नई फैक्ट्री इसी जमीन पर शुरू की। बरसों से जो जमीन श्रापग्रस्त थी, उस जमीन पर अब विवेक दिनों दिन उन्नति कर रहा था। देखते ही देखते उसने कई सारी फैक्ट्रियां और बंगले खड़े कर लिए। कहते हैं ना कि आप किसी का भला करते हो तो भगवान भी आपका भला करता है।